हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 6 नंबर लेसन चल रहा है और लेसन का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। और ये जो वीडियो है इस लेसन का ये 2nd नंबर वीडियो है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो इस टॉपिक से आने वाला हर क्वेश्चन का आंसर आप एकदम राइट दे सकते हो। तो देखो, आज हम जानेंगे कि भुगतान संतुलन क्या होता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी पॉइंट से ही हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है। बीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। हिंदी में कहेंगे भुगतान संतुलन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भुगतान संतुलन कहते किसको है। तो देखो, आज हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक देश अन्य देशों के साथ जब वो आयात निर्यात करता है, वस्तु व सेवाओं का ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। और आज हर देश हमारी खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। दूसरी कौन सी होती है? बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जो अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता है, उस देश को, उस अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो हमारा भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का टॉपिक है, ये हमारे खुली अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब तो हम जान चुके हैं, यानी कि देश अन्य देशों के साथ आयात निर्यात करेगा। तो देखो, जब कोई देश अन्य देशों के साथ वस्तु व सेवाओं का आयात निर्यात करता है, तो उन जो लेन देन होता है उनको किसी खाते में लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन। यानी एक देश अन्य देशों के साथ जो आयात निर्यात करता है, चाहे वस्तुओं का करो, चाहे सेवाओं का करो या अन्य सौदों का लेन देन करता है, तो उन सभी को लिखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए इसे हम परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे कि भुगतान संतुलन में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाले वस्तुओं, सेवाओं तथा परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण दर्ज होता है। यानी एक देश अन्य देशों के साथ चाहे वस्तुओं का लेन देन करे, चाहे वो सेवाओं का लेन देन करे, चाहे वो किसी प्रकार की संपत्ति का लेन देन करे, उन सभी लेन देनों को एक पुस्तक में लिखा जाता है, उसे ही हम भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमारे यहां से हो जाता है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि एक देश अन्य देशों के साथ जो वस्तु सेवाओं का या परिसंपत्तियों का लेन देन करता है, उसे एक पुस्तक में या एक खाते में दर्ज किया जाता है, उसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, जो हमारे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन खाता है, इसमें दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को दर्शाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भुगतान संतुलन में कौन सी मदों को दर्शाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार की मदों को दर्शाते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि दृश्य मध्य किसे कहते हैं और अदृश्य मध्य किसे कहते हैं। तो देखो, दृश्य मध्य क्या होती है? तो दृश्य मध्य वे मध्य होती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उन्हें हम दृश्य मध्य कहेंगे। जैसे एक मार्कर है, इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इसका रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो ये हमारी कौन सी है? दृश्य मध्य कहलाएगी। तो देखिए, इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। दृश्य मध्य में किसको शामिल करते हैं? ओनली फॉर वस्तुओं को शामिल करते हैं। यानी इसमें केवल वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाएगा, क्योंकि सेवाओं को हम देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। इसलिए दृश्य मध्यों में हम किसे शामिल करेंगे? ओनली फॉर वस्तुओं को। अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि दृश्य मध्य में शामिल करते हैं वस्तुओं को
सेवाओं को, वस्तु व सेवाओं को, उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फॉर वस्तुओं को। अब देखते हैं कि अदृश्य मध्य क्या होती है। इसमें केवल सेवाओं को शामिल किया जाता है। अदृश्य का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ओनली हम महसूस कर सकते हैं। तो वस्तुओं को तो देखा जा सकता है, तो किसको नहीं देखा जा सकता है? सेवाओं को नहीं देखा जा सकता है। इसलिए इसमें केवल सेवाओं के आयात निर्यात को हम शामिल करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दृश्य या अदृश्य मद्यों में अंतर बताइए, या फिर अदृश्य मद्यों में शामिल होने वाले किसी दो मद का उदाहरण दीजिए। तो हम लिख देंगे बीमा है, बैंकिंग है, जहाजी है, चिकित्सा है। ये सभी हमारी कौन सी है? सेवाएं होती है, जिनको हम अदृश्य मध्य कहते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन में किन किन मदों को शामिल करते हैं? दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार के मदों को शामिल करते हैं। दृश्य मध्य क्या होती है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी दृश्य मध्य कहलाती है। तो दृश्य मध्य में किसको शामिल करते हैं? ओनली फॉर वस्तुओं को। फिर हमने देखा है कि अदृश्य मध्य किसे कहते हैं? जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं, जिनको हम सेवाएं कहते हैं। अब देखो कि भुगतान संतुलन में एक पक्षीय अंतरण को शामिल किया जाता है। किसे शामिल करते हैं? एक पक्षीय, यानी जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो लेन देन होता है उसको तो हम आयात निर्यात के रूप में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जब केवल एक देश ही भुगतान करता है या प्राप्त करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक पक्षीय भुगतान कहेंगे। जैसे कि किसी देश द्वारा दूसरे देश को कोई उपहार देना या डोनेशन देना, तो ये हमेशा एक देश के द्वारा दिया जाता है, दूसरे देश को उसके बदले में किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? एक पक्षीय अंतरण भी कह सकते हैं। तो देखो भुगतान संतुलन में एक पक्षीय अंतरण को भी शामिल किया जाता है, अर्थात केवल एक पक्ष द्वारा भुगतान किया जाएगा, जैसे उपहार है और हमारा दान यानी डोनेशन है। क्योंकि डोनेशन या उपहार किसी एक के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसके अंदर हम एक पक्षीय अंतरण को भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन खाता किस प्रकार का होता है और इसमें कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो ध्यान रखना है, भुगतान संतुलन खाते में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक हमारा होता है चालू खाता, दूसरा हमारा होता है पूंजी खाता। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भुगतान संतुलन खाते में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दो। पहला हो जाएगा चालू खाता, दूसरा हो जाता है पूंजी खाता। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि चालू खाते में क्या क्या आता है और पूंजी खाते में क्या क्या आता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भुगतान संतुलन खाते का प्रारूप किस प्रकार का होता है। तो भुगतान संतुलन खाते में दो हमारे पक्ष होते हैं। पहले को बोलेंगे हम क्रेडिट साइड, दूसरे को बोलेंगे हम डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या आता है? प्राप्तियां। जितने भी एक देश को जो प्राप्तियां होती है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? जमा पक्ष। दूसरे साइड के अंदर हम बोलेंगे नाम पक्ष, जिसमें केवल भुगतान के मध्य को शामिल किया जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेबिट पक्ष। तो सबसे पहले हम लेते हैं चालू खाता। तो चालू खाते का हमारा ये प्राप्ति पक्ष हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? भुगतान पक्ष। तो देखो इसके अंदर हम निर्यात को शामिल करेंगे, क्योंकि प्राप्तियां कहां से होती है देश को? जब वो निर्यात करेगा तो उसको इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। इसलिए प्राप्तियों में क्या शामिल करेंगे? हम निर्यात को शामिल करेंगे। तो निर्यात किस किस का हो सकता है? वस्तुओं का हो सकता है, सेवाओं का हो सकता है, और अंतरण प्राप्तियां। ये जो अभी अंतरण बताई थी ना मैंने, कि उपहार या डोनेशन है, वो प्राप्तियां कहलाती है। तो ये हमें किस में शामिल करना है? ये प्राप्ति पक्ष में शामिल किया जाएगा। किसकी मध्य है? चालू खाते की मध्य है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चालू खाते के प्राप्ति पक्ष में शामिल होने वाली दो मदों को नाम बताओ। हम बोल देंगे निर्यात, सेवाएं और हमारे अंतरण प्राप्तियां। जो हमारा चालू खाता है इसके भुगतान पक्ष में क्या क्या आती है? आयात। क्योंकि जब एक देश वस्तु सेवाओं को खरीदेगा तो पेमेंट करना पड़ेगा, राशि उस देश से बाहर जाएगी। तो कैसे जाएगी? आयात करने पर। आयात किस किस का होता है? सेवाओं का होता है, वस्तुओं का होता है, और अंतरण भुगतान
के द्वारा इसका पेमेंट किया जा सकता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, चालू खाता। तो चालू खाते में क्या क्या शामिल करते हैं, हम निर्यात को भी शामिल करते हैं, हम आयात को भी शामिल करते हैं और अंतरण प्राप्ति या भुगतान को शामिल करते हैं। तो आयात में क्या क्या आ जाएगा, वस्तुओं सेवा और अंतरण भुगतान के रूप में शामिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा खाता, जो कौन सा है, पूंजी खाता, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो देखो पूंजी खाते में क्या क्या शामिल होता है, जो प्राप्ति है उस पक्ष के अंदर विदेशों से ऋण लेना। जब विदेशों से ऋण लेंगे तो हमारे देश में इनकम आएगी। सेकंड नंबर है विदेशों द्वारा निवेश करना। जब कोई विदेश हमारे देश में निवेश करेगा तो पैसा हमारे देश में आएगा, तो यह प्राप्ति पक्ष में शामिल किया जाएगा। लेकिन कौन से खाते की मद हमारी, पूंजीगत खाते की मद यानी कैपिटल अकाउंट की है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जो हमारे क्रेडिट साइड है इसमें क्या क्या शामिल करेंगे, विदेशों से ऋण और विदेशों द्वारा किया गया निवेश। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है इसको डेबिट साइड में क्या करेंगे, भुगतान पक्ष होता है, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, विदेशों को चुकाया गया ऋण या विदेशों में किया गया निवेश, जिससे हमारे देश की पूंजी विदेश में जाएगी। इसलिए विदेशों को दिया गया ऋण और विदेशों में किया गया निवेश हम किसमें शामिल करेंगे, पूंजी खाते में शामिल करेंगे। तो समझ में आ गया कि भुगतान खाते संतुलन खाते में कितने खाते खोले जाते हैं, दो खाते, चालू खाता और हमारा पूंजी खाता। जितने भी हमारी प्राप्तियां होती है उनको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम कहां शो करेंगे, डेबिट साइड के अंदर शो करेंगे। अब देखो इन दोनों को हम तुलना करेंगे, कैसे, जब हमारी प्राप्तियां और भुगतान दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, संतुलित नाम देंगे। लेकिन जब प्राप्तियां ज्यादा होती है, भुगतान कम होते हैं, तो इसका मतलब है जो भुगतान संतुलन क्या है, आधिक्य है, क्योंकि हमारी प्राप्तियां हमारे पास ज्यादा ही है, भुगतान हमें कम करना पड़ा है, इसलिए से क्या नाम देंगे, भुगतान संतुलन आधिक्य। लेकिन इसके विपरीत यदि प्राप्तियां कम होती है और हमें भुगतान ज्यादा करना पड़ जाए तो उस स्थिति के अंदर भुगतान संतुलन क्या माना जाएगा, घाटे के रूप में माना जाता है। तो संतुलित का मतलब है दोनों बराबर है, आधिक्य का मतलब है हमारी प्राप्तियां ज्यादा है, घाटे का मतलब है भुगतान ज्यादा है। तो ये इस टॉपिक के अंदर हमने भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन के अंदर कौन कौन से मुद्दों को शामिल करते हैं, भुगतान संतुलन के अंदर कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं और उन खातों में क्या क्या मध्य को शो किया जाता है, पूरी डिटेल से हमने यहाँ पर पढ़ा है। यदि आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझ लेते हो या देख लेते हो तो एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर आराम से अच्छे से दे सकते हो। तो आने वाले वीडियो के अंदर हम इसी लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।